कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस मैनेजमेंट के। ये पेपर 2 के जो हम पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे हैं, तो उसमें नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं आज के। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग आर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। बेसिकली उसकी डेफिनेशन है। अगर आपको उसकी डेफिनेशन पता होगी आप इसका आंसर कर सकते हो। सो ऑप्शन देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये आपका हाँ, तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि बिहेवियर्स दैट रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म्स ह्यूमन रिसोर्स, मतलब वो कौन सा बिहेवियर है जो रिफ्लेक्ट करता है मैनेजमेंट के डेवलपमेंट को। ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ द फर्म्स ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स का कौन सा ऐसा बिहेवियर है। तो आप इसमें अगर आंसर्स में देखोगे, एक बार ऑप्शन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स में क्या फ़र्क होता है। तो अगर आप देखोगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक एक्सटेंडेड पार्ट है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आप देखा तो SHRM जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ये अगर आप कोई डेफिनेशन या नॉर्मली भी अगर आप कहीं देखोगे तो आप देख सकते हो कि इसका मतलब होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजिकली अप्लाई करना, ठीक है, मतलब फुल्ली इंटीग्रेटेड विद स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक नीड ऑफ फॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली वही चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। अगर आप देखोगे कि मतलब HRM को स्ट्रैटेजी या गोल्स और जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है उनके साथ स्ट्रैटेजिकली उनको अचीव करने के लिए जब काम करते हैं तो उसको लिंक उस चीज़ को जब आप लिंक करते हो तो HRM में जब आप स्ट्रैटेजी, क्योंकि वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, तो स्ट्रैटेजी के साथ काम करना, ठीक है। और मतलब कि तो इसमें अगर आप देखोगे कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे या ये जो पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे, तो आप जैसे अगर हम ऑप्शंस पे जाते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ फुल्ली इंटीग्रेटेड विद द स्ट्रैटेजी एंड द स्ट्रैटेजिक नीड्स ऑफ द फर्म। सो ऑब्वियसली क्योंकि स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक नीड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ कोहेर बोथ अक्रॉस पॉलिसी एरियाज एंड अक्रॉस हायरार्कीज़, ठीक है। तो कोहेर जैसे उसका मतलब होता है कि हिंदी में इसका मतलब होता है कि मतलब अनुकूल होना, तो परिस्थिति के अनुकूल जैसे ना, तो कोहेरेंट बोलते हैं जो। तो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ ये आपका जो पॉलिसी एरिया और हायरार्कीज़ के बीच में, मतलब कि बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स की जो पॉलिसीज़ बनती हैं, ठीक है, उनके उनके अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ऑब्वियसली होगा इसमें, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली क्योंकि जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं आप एम्प्लॉयज़ के लिए उसको, और हायरार्की अक्रॉस द हायरार्कीज़, मतलब कि हर एक लेवल के लिए वो पॉलिसीज़ होंगी। तो ह्यूमन रिसोर्स इसमें भी इन्वॉल्व होता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस आर एडजस्टेड एक्सेप्टेड एंड यूज्ड बाय लाइन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ एज पार्ट ऑफ देयर डेली वर्क। ऑब्वियसली क्योंकि अब लाइन मैनेजर या फिर कोई एम्प्लॉय अब जिसके लिए भी होता है, ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट होता है जो ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस, मतलब कि जैसे जो भी प्रैक्टिसेस होंगी ह्यूमन रिसोर्स की, जैसे रिक्रूटमेंट करना या जैसे भी आपको ऑलमोस्ट आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। अलग से इसकी हम इसको कवर कर लेंगे, बट यहाँ के लिए फ़िलहाल समझो कि ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस एडजस्ट करी जाती हैं, वो लाइन मैनेजर के लिए भी होंगी, लाइन मैनेजर यूज़ करते हैं उनको, और एम्प्लॉयज़ एज अ पार्ट ऑफ डेली वर्क, मतलब डेली वर्क में ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो आई थिंक ये भी होगा। Human resource architecture is composed of the system, practices, competencies and employee performance। और परफॉर्मेंस आपको ये मैंने प्रीवियस जो हमने 5 क्वेश्चन किए थे उसमें भी आया था। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो पार्ट होता है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखना और उसकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना भी एक ह्यूमन रिसोर्स का के अंडर में आता है। और इसको स्ट्रैटेजिकली करना किसके उसमें आएगा, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स में, क्योंकि इसको आप ऐसे ही नहीं कर सकते। एक प्लान होगा, ये सब चीज़ें प्लान होंगी, एक स्ट्रैटेजी के तहत होंगी, तो वो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स जाएगा, ठीक है। मॉडर्न HRM बोल सकते हैं हम इसे एक तरह से, ठीक है। तो ये भी होगा। तो आई थिंक इसके सारे ऑप्शन आई थिंक सही होंगे। इसका आंसर है C। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अवार्ड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1917 इज़। तो पहले मैं आपको बताता हूँ अवार्ड क्या है। अवार्ड बेसिकली यहाँ पे अगर आप लॉ की या एक्ट के पर्सपेक्टिव से बात करते हो तो अवार्ड होता है ऑर्डर, जो ऑर्डर बेसिकली जो ऑर्डर पास होता है, जो भी मतलब कोई कानून बनता है तो जो उसके लिए जो ऑर्डर पास होता है उसको बोलते हैं अवार्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात हो रही है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की 1970। इसमें जो अवार्ड है वो आता है सेक्शन 2 सब सेक्शन बी के अंडर में। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि अब इसमें अगर आपको ऑप्शंस देखोगे तो इंटरिम डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कोड। अब अगर मैं अब आपको वैसे ही बताऊँ तो इसमें क्या होता है कि पहली चीज़ ऑब्वियसली ये भी है इसका आंसर कि इंटरिम डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कोड है। ठीक है, एक ही ऑप्शन है कि नॉट एन एट्रीब्यूशन अवार्ड अंडर सेक्शन 10A, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कोड ये भी है। ठीक है, ये आप अभी अगर आपको कुछ समझना है तो ऑब्वियसली, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये आपको याद ही करना पड़ेगा, बट फिर भी आपको मतलब इसको याद करने में थोड़ी हेल्प मिल जाए, मैं इतना बता दूंगा। ठीक है, डी है नॉट फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट अवार्ड अंडर सेक्शन 10A। अब इसको समझते हैं। अवार्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है उसमें अवार्ड, जैसे मैंने बताया आपको कि अवार्ड क्या है, लीगल ऑर्डर है एक तरह से। अब इसमें क्या होता है, इंटरिम पहली चीज़ आई हमारे पास। ठीक है, ये आपको इस आंसर इसलिए मैंने पहले बताया। इंटरिम जो होता है, इंटरिम आपका जो मतलब इसमें क्या है, इंटरिम का मतलब होता है प्रोविजनल या फिर टेम्परेरी ऑर्डर। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट है उसके लिए अगर कोई टेम्परेरी या फिर अभी हाल फिलहाल के लिए उसका अगर कोई ऑर्डर पास किया कि तो वो चीज़ मान्य होती है। ठीक है, वो एक अर्जेंसी किसी चीज़ की पड़ी है, किसी सिचुएशन की अर्जेंसी है, उसके वजह से इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया तो वो आता है इसमें। ठीक है, वो भी इसका जो अवार्ड जो सेक्शन 2 सब सेक्शन बी के अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये भी इंक्लूड होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका, देख रहे होगे आप, नॉट एन। ठीक है, आर्बिट्रेशन अवार्ड अंडर सेक्शन 10A। अब आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या होता है कि जो कि आउटसाइड कोर्ट के आउटसाइड में सेटलमेंट होता है डिस्प्यूट में। ठीक है, मतलब जो भी दो पार्टीज़ हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है उनकी रजामंदी से, ठीक है, वो किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं और उनके बीच में अगर वो सेटलमेंट होता है, ठीक है, तो वो आएगा इसमें आर्बिट्रेशन अवार्ड में। बट यहाँ पे क्या है, नॉट है, ये इंक्लूड होता है। अगर यहाँ नॉट नहीं होता, खाली एन होता, तो ये ऑप्शन भी इंक्लूड हो जाता। बट तो ये भी इंक्लूड होगा। ठीक है, क्योंकि और वैसे ही सेक्शन आपके 10A में आता है। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है डिस्प्यूट को सबमिट, मतलब आप ये जो पार्टीज़ हैं वो आपस में अगर बाहर कोई आर्बिट्रेटर के थ्रू अगर वो करती है तो ये भी लीगली बाइंडिंग होगा, मतलब उसको डिसीजन मानना पड़ेगा उन दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कोड। तो ये भी एक मतलब इसका ये भी फाइनल डिटर्मिनेशन में फाइनल ऑर्डर पास होता है जब दोनों डिस्प्यूट को कोर्ट में जब हेयरिंग हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे मतलब जब वो फाइनल जजमेंट पास हो जाता है, फाइनल ऑर्डर पास हो जाता है, तो वो आता है इसका फाइनल डिटर्मिनेशन में। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से देखेंगे तो ये हो गया अवार्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज़। तो इसमें अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता है तो ये तीनों चीज़ें आती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन। अगर आपको ये क्वेश्चन याद करने के हिसाब से याद करना है तो इंटरनेशनल ये आपका इंटरिम हो गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में और डिटर्मिनेशन हो गया डी, मतलब इंटरिम और डिटर्मिनेशन। ठीक है, और एक्ट में आप लगा लो आर्बिट्रेशन। ठीक है, IDA, ऐसे आप याद कर सकते हो। इसका आंसर देखते हैं, ए और सी इसका है हो गया आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लॉ आर रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स, कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि लेबर लॉ जो रिलेटेड है वर्किंग आवर्स से, कंडीशन से, सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पे जिसमें ध्यान दिया जाता है, मतलब बेसिकली एम्प्लॉयमेंट की इतने घंटे काम करना, उससे ज़्यादा मतलब उसको कोई अगर 8 घंटे के बाद लगता है कि वो काम करने लायक नहीं है, या कोई भी इंसान बेसिकली इस बेस पे बनाए गए हैं और उसके बाद भी उसे काम कराया जा रहा है, तो एक तरह से उस पर ज़्यादा वो क्या प्रेशर डाला जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कौन से एक्ट में आती हैं। ठीक है, अब आपके पास ये ऑप्शन है पहले, पर फिर भी मैं आपको पहले लेबर लॉज में जितने भी जो भी पॉसिबल एक्ट्स मेरे को मुझे मिले मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो
तो जो भी लेबर लॉज या एक्ट इंक्लूड होते हैं लेबर लॉज में, मैं आपको एक उस पर बता देता हूँ। तो बेसिकली लेबर्स जो होते हैं वो मतलब जो क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, अब हमारे यहाँ इंडिया में लॉज की ज़रूरत वैसे भी थी कि आपको अगर आपने सुना होगा कि बॉन्डिंग लेबर्स मतलब बंधुआ मजदूर और ये सब चीज़ें चलती थी कि आप एक बार अगर किसी ने पैसे ले लिए तो उसे ज़िंदगी भर के लिए बंधुआ मजदूर बना लिया। तो ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए मतलब बेसिकली लेबर्स को उनके राइट्स देने के लिए, ठीक है। वैसे ये बोथ पार्टीज़ के लिए होते हैं क्योंकि एम्प्लॉयर के भी अपने राइट्स होते हैं और लेबर के भी अपने राइट्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि लेबर भी अगर बाई चांस मान लो किसी काम को नहीं करेंगे तो वो जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा बिना लेबर के या बिना एम्प्लॉय के। इसीलिए एचआर को इतना इम्पोर्टेंट वो माना गया है ह्यूमन रिसोर्स को। ह्यूमन रिसोर्स एक तरह से एसेट होती है, ठीक है, किसी कंपनी की। अगर एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, बाकी चीज़ें नहीं होंगी, आपकी फाइनेंस मार्केटिंग सब ऐसी रह जाएगी। तो लेबर्स को उनके राइट और उनको उनकी मतलब वर्किंग कंडीशन के हिसाब से उनको वेजेस मिले, ये सब चीज़ें इसके अंदर बहुत सारे एक्ट्स हैं। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप नोट करना चाहें कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल क्वेश्चन के हिसाब से आप जितना अगर रिलेट कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी हम इसको अलग से कवर कर लेंगे। तो जैसे एक एक्ट है मिनिमम वेज एक्ट 1948। आपको पता होगा कि मिनिमम वेज एक्ट मतलब कि एक स्टेट बाय स्टेट भी अलग हो सकता है और सेंट्रल भी इसमें एक्ट में मतलब एक क्राइटेरिया तय करती है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक कैटेगरी होती है या फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक मिनिमम वेज रखी जाती है कि इतनी वेज तो देनी ही देनी है, इतनी मजदूरी सैलरी या आप जो भी लगाओ कि मतलब इतना पेमेंट तो मिलेगा ही। अगर आप कोई 8 घंटे काम करते हैं घंटे के हिसाब से या फिर उसके हिसाब से मतलब उसको मिनिमम वेज इतनी मिलनी चाहिए, ठीक है। एक है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इसमें क्या होता है कि सैलरी जो है वो महीने की 7 तारीख तक मिल जानी चाहिए, ठीक है। अगर उससे लेट होता है तो बेसिकली ये लेबर लॉ का उल्लंघन होगा, ठीक है। थर्ड हो गया आपका इक्वल इसमें जो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इसमें क्या है कि ये एक एम्प्लॉयर या कोई भी बिजनेस लेबर्स को मतलब कि एम्प्लॉय को अपने मैन मतलब जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा। वो सबके लिए सेम पोजीशन होगी। अगर क्वालिफिकेशन सेम है तो उसके अकॉर्डिंग उनको सेम वेजेस मिलेंगे और सेम फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। इसमें मतलब इक्वल राइट्स होते हैं बेसिकली एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। इसमें क्या है कि मतलब ये गवर्न करता है कि प्रोविडेंट फंड और पेंशन रिटायरमेंट के रिगार्डिंग होता है। इसमें उसका पेंशन का और रिटायरमेंट के रिगार्डिंग जो भी डिडक्शन होना है या फिर बेसिक सैलरी का जैसे 12% डिडक्शन होता है, टीए वगैरह मिलता है, वो सब मिले, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लाइट उसमें इनको कवर कर रहे हैं। इनको अगर आप कहेंगे तो कमेंट पे लिखेंगे तो मैं इसको ब्रीफ में भी कर दूंगा कवर, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इसमें क्या होता है कि मतलब इंश्योरेंस जैसे मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, ये भी एक लिमिट तक होता है, वो प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। बोनस एक्ट होता है मतलब कंपनी को एम्प्लॉय को बोनस देना होता है, ये उनके लिए मैंडेटरी होता है। एक अगर प्रॉफिटेबल और अच्छा अगर प्रॉफिट कमा रही है कोई कंपनी तो उसको 20% देना होता है, अदरवाइज 8.33% लोअर यूनिट है। एक होता है ग्रेजुएटी एक्ट, मतलब अगर किसी एम्प्लॉय ने 5 साल तक कंपनी में अगर अपना टाइम दिया है तो जब वो कंपनी छोड़ के जा रहा है तो उसको एक तरह से ग्रेजुएटी मतलब होता है आभार, तो उसको ग्रेजुएटी दी जाए। अब उसके लिए भी एक्ट बनाया, हो सकता है कंपनी अपनी तरफ से मना कर दे कि नहीं हम नहीं देना चाह रहे ग्रेजुएटी, तो उसके लिए भी एक एक्ट है कि उसमें क्या होता है कि अगर वो 5 साल तक उस कंपनी में उसके बाद छोड़ रहा है तो हर साल के 15 डेज़ की सैलरी उसको दी जाती है। मतलब हर साल में अगर उसने 5 साल काम किया है या 7 साल जितने भी टाइम उसने काम किया है उसके अकॉर्डिंग 1 साल का नेक्स्ट एक्स्ट्रा 15 डेज़ की उसको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स एक्ट, इसमें अगेन वही कि ये बेसिकली आर्टिकल 276 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 276 में आता है और इसमें एक लिमिट के अंदर मतलब एक डिडक्शन लिमिट होती है, ठीक है, जो टैक्स के रूप में कटती है। फिर एक आता है लेबर वेलफेयर फंड। इसमें क्या होता है, लेबर के वेलफेयर के लिए लेबर को बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाएँ, उसके लिए एक फ़ंड बना है गवर्नमेंट की तरफ से जिसके लिए डिडक्शन होता है। हालांकि वो
प्रैक्टिकली देखो तो आप किसी को मिल नहीं पाता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, बट ये भी एक डिडक्शन होता है। तो लेबर वेलफेयर फंड, ठीक है, एक होता है आपका शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो छुट्टी के जी मतलब जो जितनी भी गवर्नमेंट जो छुट्टियां मिलनी चाहिए, हॉलीडे मिलनी चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। एक इसमें मतलब स्टेट टू स्टेट डिफर कर सकता है, ठीक है। एक फिर आता है आपका एक जो आपने सुना ही होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो भी एक एक बोलते हैं ना कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो उस एग्रीमेंट का अगर आप मतलब इसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है इन दोनों के बीच में, तो सेटलमेंट में किसको कितना मिलेगा या किसको मतलब किसको कैसे ट्रीट किया जाएगा बेसिकली, तो उस पर ये होता है, ठीक है। ये क्या कवर करता है कि इसमें बेसिकली ये होता है इसलिए कि एम्प्लॉय के राइट और एम्प्लॉयर के अपने राइट बचे रहें, ठीक है। जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये किसी को अगर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो उसको सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है। अगर किसी को टर्मिनेट कर रहे हो आप, फायर नहीं टर्मिनेट कर रहे हो अगर आप, तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें कवर होंगी। फिर आता है आपका मैटरनिटी बेनिफिट, तो ये बेसिकली जो फीमेल्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनको 26 वीक की पेड लीव मिले, ये उसके लिए होता है। फिर आता है आपका जो हमारे आंसर्स इस क्वेश्चन में आप इन वो कर पाओगे कि द फैक्ट्री एक्ट और द माइन एक्ट। फैक्ट्री एक्ट में क्या होता है कि आपने देखा होगा जैसे फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको मतलब अलग से ये बेनिफिट्स होते हैं, और उनको उनके जो लेबर राइट्स होते हैं कि मतलब उनको ऐसी कंडीशन में काम करना पड़ता है, तो उनके वेलफेयर के लिए ये एक्ट बनाया गया, फैक्ट्री एक्ट 1948, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होगा कि ऑक्यूपेशनल उनके मतलब काम से रिलेटेड सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर उनके लिए, कि जैसे मान लो कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसमें केमिकल फैक्ट्री है कोई, तो उसमें केमिकल की वजह से अगर वर्कर्स को दिक्कत आ सकती है, तो उनका हेल्थ का ध्यान उनको प्रॉपर किट पहनाई जाए, उनको मतलब प्रोवाइड कराई जाए, तो ये सब उनके लिए फैक्ट्री एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। द माइन एक्ट्स में आता है कि आपका कि जैसे माइंस में अगर काम कर रहे हैं, तो अगेन बात ये वही है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके कि वर्कर्स को माइन के कोल माइंस में अगर किसी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उनको कोई भी हेल्थ मतलब नुकसान ना होगा, बाई चांस एक्सीडेंटली किसी का कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कुछ भी ऐसी दिक्कत होती है, तो उसके इसके अंडर कवर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोले वर्किंग आवर्स और कंडीशन, मतलब कंडीशन ये इसी में आ गया आपका कि जैसे ऐसी कंडीशन में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको, और कितना अगर बाई चांस आप सोचो माइन में अगर काम कर रहे हैं, तो कई बार अंडरग्राउंड माइंस तो ऐसी होती हैं कि वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग उनको मतलब इसके माइंड सेट के अंडर में उनके लिए वर्किंग आवर्स डिफाइंस होंगे, ठीक है। वहाँ पे वो इसीलिए वर्किंग आवर्स को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पे ये वेजेस वाले से आप कंफ्यूज मत होना कि, या फिर जैसे अदर जो बाकी बाकी एक्ट है, बेसिकली वो सारे एक्ट लेबर्स के लिए हैं, तो एम्प्लॉय की पर्सपेक्टिव से हैं, बट आप फिर भी यहाँ पे कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पे वर्किंग आवर्स और कंडीशन की भी बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे द फैक्ट्री एक्ट और द माइन एक्ट आएगा, तो इसका आंसर हो गया ये सी और डी। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो इंक्लूड होंगे। तो अगर आपको पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो बेसिकली हर कंपनी को अपना एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना होता है, जो कि मतलब जिसमें वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ क्या था कि जे एन नायर ने ये इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करा था, ठीक है। तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि होने चाहिए, तो इसमें अब मैं जब आपको कंपोनेंट बताऊंगा तो आप इनको रिलेट कर पाओगे कि क्या इसके आंसर क्या होने चाहिए। एक स्टेटमेंट की जो एक स्टेटमेंट जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बतानी होती है, जो कि बैलेंस शीट होती है बेसिकली, ठीक है। कि उसमें मतलब उसकी जो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बताई जाती है। फिर आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस, वो बताया जाता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया जाएगा, ठीक है। और फिर होता है कैश फ्लो, ऑब्वियसली कैश फ्लो आएगा, ठीक है। फिर आपका चेंज इन इक्विटी में कितना चेंज हुआ है, किसको कितना इक्विटी दी गई है। अगर मान लो इक्विटी में कभी कभार होता है कि
ओनर्स में जो इक्विटी या शेयर होल्डिंग जो बांटी जाती है उसमें अगर चेंज हुआ है तो वो भी प्रोवाइड कराना है, ठीक है। और बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बनाने में ये सब चीज़ें काम आती हैं अगर आप वैसे देखोगे तो, ठीक है। और अगर आप आंसर्स के हिसाब से देखो तो आप देखोगे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, बैलेंस शीट हो गया, स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी आ गया, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट ऑब्वियसली इनकम स्टेटमेंट मतलब कितना प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। अब आप ये देखोगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों नहीं आता इसमें, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली ये कोई ईयरली मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह नहीं है, ये मंथली क्वार्टरली कभी भी हो सकता है। और ये फंड फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने में काम आता है, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की बात होती है कि मतलब आउटफ्लो और इनफ्लो कितना हो रहा है। तो किसी कंपनी का आउटफ्लो इनफ्लो जब आप देखते हो तो ये मंथली क्वार्टरली बेसिस पे ये एनालाइज किया जाता है, तो ये ओवरऑल रिपोर्ट नहीं होती है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ACDE। तो ACDE इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज कॉन्फ्लिक्टिंग रैंकिंग ऑफ एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अंडर NPV और IRR क्राइटेरिया। अब NPV होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, और IRR होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो मतलब एक इन्वेस्टमेंट को कंफ्यूज करती हैं बेसिकली इन दोनों चीज़ों के बीच में। जब आप ऐसा कर, ये बेसिकली दोनों NPV और IRR एक ही चीज़ बताती हैं। मतलब एक इन्वेस्टमेंट के अगर आप पर्सपेक्टिव से देखोगे तो NPV क्या करता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू में, और मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये क्या करता है, इनके बीच में डिफरेंस बताता है, जिससे कि इन्वेस्टर्स को क्या होता है, इन्वेस्ट करते टाइम पे NP मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं, और एक होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि कितना रिटर्न मिलेगा, मतलब फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के, मतलब इसमें क्या होता है कि एक एस्टिमेट इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखो तो एक एस्टिमेट होता है कि कितना रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। अगर हायर मतलब ये बेसिकली क्या है कि हायर IRR होगा तो हायर रिटर्न मिलेगा, वैसे ही हायर NPV होगा तो हायर रिटर्न के हिसाब से। अब इस दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप समझोगे, फॉलोइंग कॉज कन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्लिक्ट करते हैं कौन से ऐसी है मतलब जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में कन्फ्लिक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये आंसर इसीलिए यहाँ पे है कि कैश फ्लो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट साइज डिस्पैरिटी, इन्वेस्टमेंट लाइफ डिस्पैरिटी और प्रोडक्ट साइकिल। तो यहाँ पे अगर क्राइटेरिया आप देखोगे तो क्या है, कैश फ्लो पैटर्न में अगर मतलब डिस्पैरिटी मतलब कि अगर असमानता है कोई, ठीक है, इन्वेस्ट साइज़ में और इन्वेस्टमेंट साइज़ में या इन्वेस्टमेंट लाइफ में। लेकिन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या प्रोडक्ट की जो आप देखोगे प्रोडक्ट की लाइफ इस पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। उनको कैश फ्लो से मतलब है, इन्वेस्टमेंट साइज से मतलब, इन्वेस्टमेंट लाइफ से मतलब है, ठीक है। तो इस चीज़ों की समानता इफेक्ट करेगी या इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगी, किसके बीच में, NPV और IRR के बीच में, ठीक है। अगर और इसका आंसर फिर हो जाएगा A, B और C। अब इसमें अगर आपको कोई भी ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई है, ये प्रॉब्लम हो रही है समझने में या इसको, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जो भी पॉइंट्स होते हैं, अभी हम क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं इसलिए बहुत ही ब्रीफली नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि एक तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे जो भी हम क्वेश्चंस में जा रहे हैं, और बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। और वैसे भी ये जो वीडियोज़ हैं ये मैं क्वेश्चन बेस बना रहा हूँ, तो आप अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। आप क्वेश्चंस को अगर कहीं पे नहीं आता है वो पूछेंगे तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं अलग से उसकी एक वीडियो बना पाऊँ। तो अभी के लिए इतना ही। अभी हम मैनेजमेंट के 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं और पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप मुझे देख रहे थे स्टडी अड्डा पे। थैंक यू, मिलते हैं।